नमस्कार दोस्तों, परम एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे यहाँ पे बाल विकास के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। आज हमें दूसरे टॉपिक से बात करना था, जो हाथरस गैंग रेप हुआ था 14 सितंबर को, जो रेप हुआ था उस पर बात करना था। लेकिन सरकार के सख्त रवैये के कारण कोई भी चैनल उस पर बात नहीं कर रहा है, क्योंकि किसी भी परिवार के जो सदस्य है उसका नाम नहीं लेना है, तो हम उस पर बात नहीं करेंगे। हम लोग सीधे अपने टॉपिक से बात करेंगे, क्योंकि छोटा चैनल है, हो सकता है बंद भी हो जाए नाम लेने से, तो हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो चलिए क्या करिए, सभी लोग आ जाइए यहाँ पे बाल विकास के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न में। यहाँ पे रखा गया है बालक की अधिगम अक्षमता से, और यहाँ पे प्रश्न भी आप लोगों को रखे गए हैं, जिसमें यहाँ पे डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, इन सभी से प्रश्न रखे गए हैं। तो चलिए क्या करिए, जल्दी से आ जाइए सभी लोग, जी जल्दी से आ जाइए। गुड इवनिंग सभी लोगों को, आ जाइए जल्दी से। फिर इसके बाद प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। उससे पहले हम लोग जान लेंगे कि अधिगम अक्षमता होता क्या है। सभी को जानने के बाद हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सभी प्रकार के प्रश्न रखे गए हैं। तो जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो जल्दी से आ जाइए, शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में जल्दी से, क्योंकि हर एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज यहाँ से आप लोगों को कम से कम 2 नंबर मिलेंगे। तो आप लोगों को पता है कि अधिगम अक्षमता से टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, आप लोगों को कम से कम 2 नंबर मिलेंगे। तो चलिए जल्दी से आ जाइए सभी लोग, जल्दी से आ जाइए। फिर इसके बाद प्रश्नों को सॉल्व किया जा रहा है। शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में। देखिए सबसे महत्वपूर्ण हमारा ये है कि डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया होता क्या है। देखिए डिसलेक्सिया जो होता है पढ़ने से होता है, समझ लीजिए यहाँ पे पढ़ने से होता है, पठन विकार होता है। जो डिसलेक्सिया होता है पठन विकार होता है, इसमें क्या होती है, इसकी पहचान क्या होती है। डिसलेक्सिया एक व्यापक शब्द है जिसका संबंध पठन विकार से है। इस अधिगम अशक्तता में बालक को पढ़ने में कठिनाई होती है, जिसमें क्या करता है बालक, जैसे ही यहाँ पे देखिए बी है, बी को डी पढ़ देता है, डी को बी, बी को डी पढ़ता है। ये क्या है, यहाँ पे डिसलेक्सिया यानी पठन विकार से संबंधित उसकी कठिनाई है। अब देखिए दूसरा हमारा जो है अफेजिया, अफेजिया किससे संबंधित है, देखिए ये मांसपेशियों से, ठीक है, बालक की मांसपेशियों से है, ये बालक की मांसपेशियों से संबंधित है। इसमें क्या होता है, अफेक्सिया एक ऐसा शारीरिक विकास है जिसके कारण व्यक्ति के मांसपेशियों में संचारण के संबंध में सूक्ष्म गति कौशल जैसे लिखने, चलने, टहलने, बोलने में निपुणता नहीं हो पाता है। ये मस्तिष्क क्षति के कारण भी हो सकता है। जैसे किसी प्रकार से अगर चोट लग गई है बालक को, तो ये सभी चलने में दिक्कत आ सकती है, लिखने में दिक्कत आ सकती है, टहलने में, इन सभी में दिक्कत आ सकती है। ये अगर यहाँ पे अक्षमता ऐसा आप लोगों को दिखाई दे कि बालक लिख नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, टहल नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, तो ये सीधे सीधे आपका यहाँ पे अप्रेक्सिया के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे टॉपिक्स पे, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देखिए यहाँ से आप लोगों को प्रश्न बनते हैं, हर बार आप लोगों को यहाँ से इन दोनों से प्रश्न बनते हैं। देखिए अफेजिया के अंतर्गत क्या आता है, अफेजिया जो होता है भाषा एवं संप्रेषण यानी बोलने में और आपके बातों को दूसरे के समक्ष रखने में अशक्तता होती है, मतलब कठिनाई होती है। इसके अंतर्गत क्या आता है देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आता है कि भाषा एवं संप्रेषण अधिगम अशक्तता को अफेजिया कहा जाता है, जिसमें पीड़ित छात्र मौखिक रूप से सीखने और अपने विचारों को अभिव्यक्त प्रदान करने में कठिनाई करता है। अभिव्यक्त का मतलब ये है कि दूसरे के सामने अपने भावों को नहीं रख पाता है। समानतः मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति यानी क्या होता है, चोट के कारण ये भी होता है। अगर दे दिया जाए कि बालक जो है अपने बातों को दूसरे के समक्ष नहीं रख पा रहा है, अपने भावों को नहीं रख पा रहा है, तो ये कैसी कठिनाई होगी, अफेजिया होगी, डिसलेक्सिया होगी, डिसकैलकुलिया होगी। तो आप कहेंगे सीधे सीधे कि अफेजिया के अंतर्गत आता है। अब बात करेंगे अलेक्सिया। देखिए अलेक्सिया क्या होता है, ये देखिए मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण पढ़ने में, देखिए अलेक्सिया जो होता है पठन से होता है, पढ़न या पठन से होगा, लेकिन किस प्रकार से, अगर मस्तिष्क में, याद रखिएगा मस्तिष्क में बालक को किसी प्रकार से क्षति हुई है, तो इसके कारण वो क्या करता है, यहाँ पे शब्द अंधता यानी कुछ कुछ दिखाई देता है, यहाँ पे पठन अंधता यानी ठीक से पढ़ नहीं पाता है। इन सभी से उसे क्या होगी, कठिनाई होगी। तो यहाँ पे देखिए हमारा अफेजिया, अलेक्सिया जो होता है, आप याद रखिएगा अगर मस्तिष्क में किसी प्रकार की चोट लगी है, उसके कारण उसे पढ़ने में दिक्कत होगी, क्या करेगा, ठीक से पढ़ नहीं पाएगा, ठीक से बोल नहीं पाएगा। तो ये हमारा अलेक्सिया के अंतर्गत आएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पांचवें और छठे, जो कि हर बार आता है, आप लोगों को पता है। यहाँ पे डिस होगा, डिस्ग्राफिया। देखिए डिस्ग्राफिया क्या होता है, ये देखिए डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित होता है। क्या करता है, बालक जो होता है, याद रखिएगा बालक जो होता है यहाँ पे लिखने से संबंधित होता है। क्या होता है, लिखने से संबंधित उसकी कठिनाई होती है। ठीक है, इसमें लिखने से अशक्तता होती है। इसमें या तो बच्चा ठीक से लिख नहीं पाता है, या तो वो लिखावट ठीक नहीं होती, यानी उसकी लिखावट ठीक नहीं होती है, या फिर वो लिख नहीं पाता है। समानतः इसका कारण हाथ की हथेलियाँ, उंगलियाँ संबंधित गड़बड़ियाँ, क्या होती है, उसकी उंगलियाँ जो होती है, ये देखिए उंगलियाँ जो बालक की होती हैं, ये क्या होती हैं, ठीक से नहीं होती, टेढ़ी मेढ़ी होती है, जिसके कारण वो ठीक से लिख नहीं पाता है। ये भी उसकी कठिनाई का एक उदाहरण हो सकता है। तो डिस्ग्राफिया के अंतर्गत सीधे सीधे आप ये जान लीजिए कि लिखने से संबंधित होता है डिस्ग्राफिया। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे यहाँ पे डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया का संबंध सीधे सीधे गणना से है।
गणना आप लोग जान जाइए, बस यही जान लीजिए कि गणना होता है, गणना के अंतर्गत सीधे सीधे कैलकुलेट नहीं कर पाता है बालक तो ये डिसकैलकुलिया के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ऐसी अधिगम अक्षमता जिसमें बालक गणितीय क्षमताओं को प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं, इसमें गणना संबंधित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो सीधे सीधे आप जान जाइए कि डिसकैलकुलिया के अंतर्गत बालक गणनाओं का ठीक से व्यवस्थित रूप से क्रम नहीं रख पाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक्स पे, क्योंकि आप लोगों को प्रश्न भी सॉल्व करने हैं। प्रश्न जो संख्या है 15 है, आप लोगों को सही करना है, 12 से 13 प्रश्नों को सही करना है। तो चलिए आज ये सभी लोग देखते हैं, ये हमारा 7वां क्या कर रहा है, डिस्थीमिया। देखिए डिस्थीमिया क्या होता है, डिस्थीमिया यहाँ पे ये तनाव की अवस्था होती है, तनाव से संबंधित है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया गंभीर तनाव की अवस्था को कहा जाता है। इसमें यहाँ पे मनोविकार का प्रतिकूल प्रभाव बालक के अधिगम पर पड़ता है। डिस्थीमिया की अवस्था में व्यक्ति की मनन स्थिति निम्न होती है, यानी डिस्थीमिया जो होती है तनाव, यानी तनाव में कोई भी व्यक्ति हो, अगर आप लोग देखते हैं कि पेपर जब आता है, पेपर जब भी आता है तो क्या करते हैं, आप तनाव की अवस्था में चले जाते हैं, यानी आप ठीक से सोच नहीं पाते हैं, ठीक से सो नहीं पाते हैं। यानी इसमें क्या होती है, आपकी अधिगम जो शैली होती है सीखने की, थोड़ी क्या होती है, हड़बड़ाहट की टाइप हो जाती है। हड़बड़ाहट के टाइप का मतलब ये है कि आप ठीक से उस प्रश्नों पे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे डिस्मोर्फिया, जो कि हमारा लास्ट है, इसके बाद हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए डिस्मोर्फिया क्या होता है, डिस्मोर्फिया एक ऐसा मनोविकार है जिसमें व्यक्ति को यह भ्रम हो जाता है कि उसके शरीर का कुछ अंग दूसरों से छोटा या अपूर्ण है। वह अपने शरीर के विभिन्न अंगों के तुलना जो है दूसरों लोगों से करता है। इसका प्रतिकूल प्रभाव उसके अधिगम पर पड़ता है। अगर वो सोचने समझने लगता है तो इसमें क्या होता है, बालक जो होता है कि कठिनाई का सामना करना पड़ता है और वो अधिगम ठीक से नहीं कर पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। अब देखिए आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नों पे। अगर प्रश्न को सॉल्व करने के लिए तैयार हैं तो एक बार जल्दी से आ जाइए, क्योंकि प्रश्न आज के सबसे महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि हर एक प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। जो आपका नोट्स बनाया गया है उससे भी संबंधित है और कुछ हट के भी प्रश्न है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या करा है। पहला प्रश्न हमारा कि पृथक पृथक समाजी यहाँ पे समजाति समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिव्यक्ति यहाँ पे साधारणता आधारित होती है। देखिए यहाँ पे कहा पृथक पृथक, पृथक से मतलब है कि अलग अलग, अलग अलग समझाती, यानी अलग अलग जाति धर्म के समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिव्यक्ति यहाँ पे साधारणता आधारित होती है। किस पे आधारित होती है, तो यहाँ पे देखिए पहला हमारा करा कि उनकी अभिभावक की चित्तवृत्ति पर, यानी उनकी सोचने की विचारने की क्षमता पर उनके अभिभावकों की। और दूसरा करा कि उनकी समकक्षियों की अभिवृद्धि, यानी उनके समान जो बालक हैं उनकी अभिवृद्धि पर। और दूसरा करा दूरदर्शन, यहाँ पे दूरदर्शन की प्रभाव पर। यहाँ दूरदर्शन का मतलब है कि सोचने विचारने यानी आगे की सोचने पर। और यहाँ पे तीसरा चौथा करा कि उनके सहोदरों की अभिवृद्धि, यानी उनके द्वारा सहानुभूति उपलब्ध कराने पे। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। देखिए पृथक पृथक समजाति समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की जो होती है उनकी आधारिता क्या होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, पहले के साथ जाएगा अभिभावकों की चित्रवृत्ति, यानी उनके बालकों, उनके घरों के, उनके अभिभावक जो हैं उनके सोचने की मनोदशा पे इसका प्रभाव पड़ता है कि किस प्रकार से वो सोचते हैं, किस प्रकार से समाज में रहते हैं, किस प्रकार से उनको वातावरण में ढालने का प्रयास करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे, देख लेते हैं दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक शिक्षक को अपने विद्यालय में किसे अधिक महत्व देना चाहिए। यानी एक शिक्षक, मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं, ठीक है, आप एक शिक्षक हैं, तो आप किसको सबसे अधिक महत्व देंगे। तो यहाँ पे पहला करा है उच्च वर्ग के बालकों को, दूसरा करा है कि सभी को समान महत्व देना, दूसरा करा है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को, और यहाँ पे चौथा करा है कि अत्यंत पिछड़े वर्ग के छात्रों को। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा। जी राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। देखिए यहाँ पे उच्च वर्ग की बात किया है जिसमें केवल शब्द छुपा है, केवल शब्द छुपा है। केवल शब्द का मतलब ये है कि केवल एक की बात किया है। अब देखिए अनुसूचित जाति और यहाँ पे जनजाति, केवल दो लोगों को, समूहों को रखा है, इसमें भी एक जाति छूट रहा है, जो अलग अलग जातियां उनको भी छोड़ रहा है। अत्यंत पिछड़े वर्ग, इसमें देखिए केवल एक शब्द की बात किया है, यानी किसी एक की बात किया है। लेकिन यहाँ पे देखिए दूसरा जो कहा है कि यहाँ पे सभी को समान, यानी सभी को एक साथ लेकर आपको क्या करना है, शिक्षा को देना है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा, दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। जी देख लेते हैं तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है, शिक्षा को सामाजिक व सामाजिक के मध्य यहाँ पे माध्यम से के रूप में कार्य करना चाहिए। देखिए शिक्षा को कैसे कार्य करना चाहिए। पहला यहाँ पे करा कि परिवर्तन, समझातवादी
यहाँ पे करा है व्यवस्था, और यहाँ पे दूसरा करा है कि विकास, प्रगतिशील, परिवर्तन, और तीसरा करा है कि व्यवस्था, परिवर्तनशील, और यहाँ पे करा है व्यवस्था, और यहाँ पे चौथा करा है कि परिवर्तन, आर्थिक और व्यवस्था। तो इसका तीसरे का राइट आंसर किस पे जाएंगे आप जल्दी से बताइए। देखिए यहाँ पे तीसरे का राइट बिना सोचे समझे यहाँ पे जाएंगे कि समाज में अगर बालक रह रहा है तो परिवर्तन अवश्य होगा। जब उसमें परिवर्तन होगा तो समजाति यानी समूहों में रहने का प्रयास करेगा, और जब समूहों में रहेगा, समाज में रहेगा, तो समाज में अपने व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने का कार्य करेगा। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे देख लेते हैं। चौथा प्रश्न क्या करा है, सभी लोगों को प्रश्न एकदम अच्छे से करना है, और आप लोगों के कल के उत्तर भी रखे गए हैं। तो देखिए यहाँ पे समावेशी शिक्षा का तात्पर्य सबको किसके अनुरूप होता है। तो पहला करा कि जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर पुरस्कृत करने के, और दूसरा करा कि समाविष्ट करने के, और तीसरा करा कि निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने के, और चौथा करा कि पढ़ने के लिए बाध्य करने के। देखिए यहाँ पे बाध्य करने के लिए बात किया है, याद रखिएगा, बाध्य करने की बात किया है, जो कि गलत है। किसी को आप बांध कर शिक्षा नहीं दे सकते। बांधने का मतलब ये है कि एक क्या करना, एक निर्धारित सीमा के अंदर ही उसे शिक्षा नहीं दे सकते। शिक्षा का महत्व ये होना चाहिए कि सभी को एक सुचारू रूप से विस्तृत हो। ठीक है, और देखिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, देखिए पाठ्य पुस्तक आप उपलब्ध कराएंगे, लेकिन विद्यालय में आने भी तो चाहिए बालक को, तो ये हमारा गलत है। यहाँ पे समाविष्ट, समाविष्ट का अगर आ गया तो समझ लीजिए कि आप सभी को समाहित कर रहे हैं, यानी सभी बालकों को। यहाँ पे जातिगत भेदभाव या पुरस्कृत, पुरस्कृत करेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन समाविष्ट, समाविष्ट का मतलब एक समान सबको लेकर कक्षा में चलना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पांचवें प्रश्न पे देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है, थोड़ा लंबा प्रश्न है। यहाँ पे ऑप्शन जो है थोड़ा लंबा लंबा है, लेकिन क्या करना है आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से इस प्रश्न को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो एक समावेशी कक्षा वह है जहाँ, देखिए समावेशी कक्षा वह है जहाँ पर क्या होता है, पहला करा कि समस्याओं का अधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय सहभागिता, यहाँ पे भागीदारिता आती है। और यहाँ पे दूसरा करा कि अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए विविधपूर्ण एवं सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु प्रवेश का निर्माण करते हैं। और यहाँ पे तीसरा करा है कि जब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती रहती है, जब तक प्रत्येक यहाँ पे अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी न प्राप्त कर ले। और यहाँ पे करा है कि यहाँ पे जब तक नहीं होगा तब तक होगा। विद्यार्थियों को भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित यहाँ पे पुस्तकों को से ही पढ़ाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे पांचवें का क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या कहा है हमारा कि यहाँ पे समस्याओं को अधिक समाधान करने की संभावना की यहाँ पे दृष्टि से बच्चों की सक्रिय सहभागिता। देखिए ये हो सकता था हमारा सक्रिय सहभागिता दिया है, लेकिन यहाँ पे दूसरा देखिए यहाँ पे केवल यहाँ पे क्या बात किया है कि अधिकाधिक यानी अधिक से अधिक संभावनाओं को दृष्टि यहाँ पे बच्चों को शामिल किया है। लेकिन यहाँ पे देखिए दूसरे ऑप्शन में कि अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता, यानी सभी को, प्रत्येक का मतलब है सभी को, एक विविधपूर्ण सार्थक, सार्थक का मतलब ये है कि देखिए आप सभी को एकदम सही ढंग से, ठीक है, अधिगमनात्मक यानी अधिगम यानी प्रेरित करने के लिए अनुभवों हेतु प्रवेश का निर्माण करेंगे, यानी क्या करेंगे, उनको क्या करेंगे, एक अवसर देंगे। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, पहला हमारा गलत होगा। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पे, देख लेते हैं छठा प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। देखिए छठा प्रश्न बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे छठा प्रश्न ये करा है हमारा कि एक समावेशी विद्यालय। देखिए अब समावेशी विद्यालय क्या होता है, पहला करा है कि शिक्षार्थियों के निर्योग के अनुसार, निर्योग्यता के अनुसार, यानी जो सीखते नहीं है बालक उनके अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। दूसरा करा है कि शिक्षार्थियों की क्षमता की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। और यहाँ पे तीसरा करा है कि शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है। देखिए अंतर कर दिया है यहाँ पे, देखिए अंतर कर दिया तो ये हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ये गलत हो गया, अंतर नहीं करना है। और यहाँ पे कह रहा है विशेष रूप से, देखिए विशेष रूप से बात किया है, किसी एक पे बात कर रहा है, तो ये भी हमारा गलत है। तो बचा हमारा पहला और दूसरा, जी पहला और दूसरा बचा, तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा, जी राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सातवें प्रश्न पे, उसका पहला आंसर नहीं होगा। यहाँ पे देखिए सातवां ये करा कि अधिगम निर्योग्यता। देखिए अधिगम निर्योग्यता होती क्या है, तो यहाँ पे देखिए पहला करा कि अधिगम निर्योग्यता होती क्या है, पहले इसे जान लीजिए। अधिगम निर्योग्यता वो होती है कि जिसमें बालक को किसी प्रकार की कठिनाई हो, ठीक है, किसी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ता हो, तो वो क्या होता है, अधिगम निर्योग्यता होता है, यानी सीखने में। तो यहाँ पे देखिए पहला करा कि समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती है। दूसरा करा कि एक स्थित अवस्था है। तीसरा करा कि एक चर अवस्था है। और यहाँ पे चौथा करा कि जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि हो करे। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा हमारा सातवें का, जी सातवें का राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न को आप लोग कर चुके हैं पहले क्लास में, तो इसको गलत मत करिए। इसका राइट आंसर जाएगा सीधे सीधे यहाँ पे एक चर अवस्था है, कभी घट भी सकती है कभी बढ़ भी सकती है। निर्योग्यता जो होती है एक समान नहीं होती है, अगर आप अभ्यास करते रहेंगे तो ये बढ़ जाएगी, तो चर अवस्था के अंतर्गत आती है, जो चलती रहती है हमेशा। तो राइट आंसर तीसरे के साथ जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आठवें प्रश्न पे, देख लेते हैं आठवां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। आठवां प्रश्न भी हमारा बहुत ही अच्छा है, करा कि चिंतन
चिंतन तथा तर्क का उद्देश्य क्या होता है? चिंतन मीन्स सोचना होता है और तर्क मीन्स विचारना होता है, तर्क वितर्क करना, ठीक है, तर्क वितर्क करना, याद रखिएगा। ये दोनों जो आएगा हमारे यहाँ पे बुद्धि से संबंधित है, याद रखिएगा, बुद्धि से संबंधित है, यानी आप क्या करेंगे, विचारेंगे, विचार करेंगे। तो इस पे क्या होता है, तो पहला करा कि समस्याओं को जटिल बनाना, दूसरा करा कि संवेग को समाप्त करना, तीसरा करा कि समस्या का समाधान करना और चौथा करा कि संज्ञान का अंत करना। तब यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि 8वें का राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए समस्याओं को जटिल बनाएंगे तो बालक कैसे उसका समाधान करेगा, नहीं कर पाएगा। प्राथमिक स्तर का बालक है, उच्च स्तर का बालक है, बहुत करेगा, उस पर विचार करेगा, लेकिन समस्याओं को आप जितना जटिल बनाएंगे तो बालक उसमें क्या करेगा, रुचि लेगा। बालक के अनुसार आपको प्रश्न लेके चलना है, उसके रुचि के अनुसार लेके चलना है। तो संवेग को समाप्त, देखिए संवेग जो होता है रोना गाना हंसना बोलना नाचना ये सब करना, ठीक है, हर चीज संवेग के अंतर्गत आता है, तो इसे आप समाप्त नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये भी हमारा गलत है। अब देखिए तीसरा करा समस्या का समाधान करना, देखिए राइट आंसर जाकर यहाँ पे समाधान करना। जब भी आपकी समस्त समस्या आएगी तो आप तुरंत तर्क करेंगे, चिंतन करेंगे, चिंतन के माध्यम से क्या करेंगे, अपने प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पे। ये देखिए प्रश्न बहुत ही अच्छा आ गया कि किसी बालक में तर्क तथा समस्या समाधान की शक्ति का विकास कब होता है। पहला करा कि 15 वर्ष की अवस्था में होता है, दूसरा करा कि 12 वर्ष की अवस्था में होता है, तीसरा करा है कि 7 वर्ष और चौथा करा है कि 8 वर्ष। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, जल्दी से बताइए कि ये देखिए सभी किससे संबंधित है, बालक से संबंधित है, याद रखिएगा बालक से संबंधित है। तो किस अवस्था में बालक को सोचने विचारने की शक्ति विकसित हो जाती है, तो राइट आंसर क्या होगा 9वें का, जी 9वें का राइट आंसर क्या होगा, जी जाएगा इसका सीधे सीधे 12 अवस्था में जाएगा, यानी किशोरावस्था में, किशोरावस्था में, ठीक है, किशोरावस्था में जाएगा। राइट आंसर इसका होगा दूसरा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 10वां प्रश्न क्या करा है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। समस्या समाधान वो प्रतिमान है जिसमें तारीख चिंतन, यहाँ पे करा कि तारीख चिंतन निहित होता है। यहाँ पे देखिए निहित होता है, निम्न में से ये कथन किसका है, तो याद रखिएगा उससे पहले क्या करिए, लाइक कर दीजिए, जितने लोग हैं कम से कम लाइक कर दीजिए, और लास्ट में क्या करिए, शेयर कर दीजिए अपने अपने भाई बहनों में, कि ताकि उन्हें भी कुछ फायदा मिल सके। तो यहाँ से प्रश्न आप लोगों को बनते हैं और मिलते भी हैं, और आप लोगों को जितनी अच्छी तरीके से बताया गया है, हमें नहीं लगता है कि आप लोगों को कोई कठिनाई होगी। तो चलिए क्या करिए, इसको देख लेते हैं। किसने कहा है, स्टेनहाल ने कहा है, स्किनर ने कहा है, पियाजे ने कहा है, या फिर पावलोव ने कहा है। किसने कहा है कि ये जो समस्या समाधान प्रतिमान है इसमें तारीख चिंतन, यहाँ पे चिंतन होता है, यानी आपकी सोचने की शक्ति निहित होती है। क्या होती है, सोचने की शक्ति निहित होती है। किसमें होती है, बालक की होती है, याद रखिएगा बालक की होती है। तो राइट आंसर क्या होगा, पहला स्टेनर ने कहा है, स्किनर ने कहा है, पियाजे ने कहा है, पावलोव ने कहा है। तो राइट आंसर क्या होगा, जी इसका राइट आंसर जाएगा सीधे सीधे स्टेनहाल के साथ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 11वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 11 का प्रश्न क्या कर रहा है, और जो भाई बहन नए हैं तो सब्सक्राइब भी न करना ना भूलें, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा सभी लोग। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 11 का क्या करा है कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। कैसी भूमिका निभानी चाहिए, नकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए, अग्नोमुखी निभाना चाहिए, या फिर सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, या फिर तटस्थ। तटस्थ का मतलब ये होता है कि एकदम आप उस पर निर्भर हो, ठीक है, निर्भर होगा, निर्भर से होगा। और सहानुभूति का मतलब आप उस पर प्रेम निछावर करेंगे। और यहाँ पे अग्नोमुखी आपका उसका समुचित, यानी अग्नोमुखी का मतलब होता है सकारात्मक, सकारात्मक सोच होगा, और नकारात्मक मीन्स नहीं होनी चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जी अब आप लोग यहाँ पे जाने गए हैं, तो यहाँ पे अग्नोमुखी का मतलब होता है कि सकारात्मक सोच, यानी उनके भविष्य के बारे में एक अच्छे निर्णय के साथ भूमिका निभानी चाहिए। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 12 का प्रश्न यहाँ पे क्या करा है, बालक में वैज्ञानिक अन्वेषण। देखिए अन्वेषण में से क्या होता है, खोज होता है। याद रखिएगा कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें आप जान लें और उसका अर्थ जान लें तो आप प्रश्नों को बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो बालकों में वैज्ञानिक अन्वेषण के गुण का विकास क्यों किया जाना चाहिए, तो पहला यहाँ पे करा कि उसे खेलने से दूर करने के लिए, दूसरा करा है कि उसमें मनोवैज्ञानिक स्वभाव विकसित करने के लिए, तीसरा करा है कि उससे पढ़ाई में व्यस्त रखने के लिए, चौथा करा है कि उसे शरारत करने से रोकने के लिए। देखिए बालक कैसा भी हो शरारत जरूर करेगा। क्या वैज्ञानिक जो होता है, जो एक खोज करता होता है, वो शरारत नहीं करता है, तो ये हमारा गलत है। उसे पढ़ाई में व्यस्त करेंगे तो खोज भी नहीं कर सकता, उसी में डूबा रहेगा। और यहाँ पे देखिए खेलने से दूर नहीं हो सकता, खेल में भी बालक सीख सकते हैं, तो ये भी गलत है। राइट आंसर जाएगा सीधे सीधे दूसरे के साथ जाएगा। यहाँ पे वैज्ञानिक स्वभाव, यानी क्या करना है, उसे अच्छे से अपने कार्यों में लगे रहने चाहिए। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं
यहाँ पे 13वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 13 का हमारा यहाँ पे क्या करा है, 13 का ये करा है विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उसके निदान के बाद क्या होना चाहिए। पहला करा है कि सघन अभ्यास कार्य होना चाहिए, दूसरा करा है कि सभी पाठकों को यहाँ पे व्यवस्थित रूप से दोहराना चाहिए, और तीसरा करा है कि यहाँ पे करा है कि शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना चाहिए, और चौथा करा है कि समुचित उपचारात्मक कार्य करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हमारा अगर समुचित आ गया है तो बिना सोचे समझे समुचित के अंतर्गत सभी आएंगे, तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 14 का प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है हमारा। कोई बच्चा अपने द्वारा निश्चित की गई सर्वोत्तम विधि का प्रयोग करता है, तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए समस्या समाधान के लिए होना चाहिए, दूसरा करा है कि स्कूल छोड़ के भागने के लिए करता है, और यहाँ पे तीसरा करा है कि एक पक्षी चिंतन के लिए करता है, और चौथा करा है कि यहाँ पे सभी के लिए कर सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर क्या होगा जी। देखिए स्कूल छोड़ने के लिए भागेगा तो उसे दिमाग क्या लगाना जाना है, डायरेक्ट नहीं निकल जाएगा, डरेगा भी नहीं टीचर के आगे, कहेगा हम जा रहे हैं, जो करना है कर लो, बाहर मारोगे क्लास में, आओ बाहर आओ, बाहर तुमको देख लेंगे, तो टीचर भी डर जाएगा। तो इससे क्या होगा, बालक कुछ भी नहीं कर सकता। तो अगर ये हमारा गलत है, अब देखिए एक पक्षी चिंतन केवल एक ही विचार पे सोचता है, एक ही विचार पे क्या करता है, कार्य करता है, तो ये भी हमारा गलत है। यहाँ पे देखिए समस्या समाधान के लिए करता है, यानी उसकी समस्त जो समस्याएं उत्पन्न होगी उस पे ही द्वारा वो क्या करेगा, चिंतन। देखिए जब तक बालक के समस्त समस्या उपलब्ध नहीं होगी, उत्पन्न नहीं होगी, तब तक बालक क्या करेगा, चिंतन नहीं करेगा। ठीक है, चिंतन नहीं करेगा, तो इसका राइट आंसर पहले के साथ जाएगा। और ये दूसरा तो एकदम नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा तो चौथा हमारा ऑलरेडी गलत होगा। स्कूल छोड़ के भागने के लिए, अगर भाग भी रहा है तो आजकल के टीचर ऐसे हैं कि आपको रोकेंगे भी नहीं, आप कहेंगे कि जाओ जहाँ जाना है जाओ, अगर आप मार दिए तो बाहर कहेगा कि आइए बाहर आपसे मिल लेंगे, देख लेंगे आपको कैसे हैं, निकलिए बाहर, क्लास नहीं करेंगे, सीधे पीट देगा आपको। तो यहाँ पे देखिए दूसरा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 15वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 15 का प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या करा है। देखिए 15 का प्रश्न ये करा कि जब कोई बच्चा अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने लगता है तो उसमें निम्न में से कौन सा गुण विकसित होने लगता है। यहाँ पे देख लीजिए, करा है कि वैज्ञानिक अन्वेषण का, दूसरा करा है कि प्रतिशोध का, तीसरा करा है कि ईर्ष्या का, चौथा करा है कि समस्या का। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और 15 का ऑप्शन जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों के लिए एक प्रश्न रखा गया है, इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, याद रखिएगा कमेंट में देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चलिए क्या करिए, जल्दी से आ जाइए सभी लोग अपने प्रश्नों को देखने के लिए, कल के उत्तर आप लोगों के कितने सही हुए हैं। तो परमा एजुकेशन चैनल को जो भाई बहन चैनल यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले जाके सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी दबाएं, और लाइक और शेयर जरूर करें अपने अपने ग्रुप में। यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर नहीं दिया गया है इसमें, चलिए कोई बात नहीं, अगले क्लास में दे दिया जाएगा, और 9 बजे से रेगुलर क्लास चलती है। आइए देख लेते हैं कल के आप लोगों के उत्तर कितने लोगों के सही हुए हैं जी। कल का उत्तर था कि तैरता हुआ, यहाँ पे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, किस देश में है, तो भारत में। भारत के किस राज्य में है, तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। यहाँ पे देखिए पिंकी सिंह का आ गया है, 10वें का पहला एक मणिपुर होगा जो कि राइट आंसर। विनीता कुमारी जी का भी देखिए, विनीता जी का भी देखिए यहाँ पे आ गया है, पहला आ गया है जो कि राइट आंसर है, मणिपुर में है। और यहाँ पे राजू सिंह का भी देखिए आ गया है यहाँ पे 10वें का पहला जो कि राइट आंसर है। देखिए विनीता जी का भी फिर आया है 10वें का पहला जो कि राइट आंसर है। दिलीप कुमार जी का भी ए आया है जो कि राइट आंसर है। यहाँ पे विनीता कुमारी जी का फिर आया है ए, और यहाँ पे रमेश पांडे जी का भी देखिए यहाँ पे दूसरा आया जो कि गलत है, याद रखिएगा गलत, मणिपुर होगा, याद रखिएगा, जो कि राइट आंसर है हमारा। यहाँ पे दिलीप कुमार जी का ए आया है, वैष्णो जी का भी देखिए पहला आया है जो कि राइट आंसर है, और दिलीप कुमार जी का भी पहला आया है, मणिपुर में होगा। ठीक है, और यहाँ पे दिलीप कुमार जी का ए आया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे रमेश पांडे जी का अब देखिए एक आया है, पहला आया है जो कि राइट आंसर है। दिलीप कुमार जी का भी देखिए पहला आया है। आगे बढ़ते हैं, कुछ लोगों का और है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए दिलीप कुमार जी का भी देखिए पहला आ गया है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे पिंकी सिंह का जी आया है, यहाँ पे 10वें का पहला आया है, और यहाँ पे दीपा सिंह का भी देखिए यहाँ पे 10वें का पहला है जो कि राइट आंसर है। पिंकी सिंह का फिर देखिए यहाँ पे आया है 10वें का पहला जो कि राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे धर्मेंद्र कुमार साहू जी का भी देखिए यहाँ पे आ गया है। धर्मेंद्र कुमार जी का देखिए पहला यहाँ पे इनका राइट आंसर आया है मणिपुर जो कि राइट आंसर भी है। अनिता वर्मा जी का भी देखिए मणिपुर आया है जो कि राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आरती पांडे जी का भी मणिपुर आ गया है जो कि सही है। सर पीडीएफ सेंड कर देना, सेंड हो गई है पीडीएफ, आप लोग वहाँ पे व्हाट्सएप पर से देख सकते हैं। जिनको भी व्हाट्सएप पे नहीं, जो व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हैं वो भी व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए, आप लोगों को सबसे पहले पीडीएफ वहीं पे मिलेगा, व्हाट्सएप नंबर पे आप देख लीजिएगा। अगली क्लास उसमें व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उसमें देख लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए आज पूजा जी नहीं आई हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे आरती वो नोट्स बना रही हैं, हो सकता है नोट बना रही हैं। यहाँ पे देखिए लिखे क्या है कि चुपके चुपके बना रहे हैं, कोई नहीं आप भी बना सकते हैं, और हर नोट्स बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे पूजा जी का कमेंट भी आ गया है कि हम नोट्स बना रहे हैं, और यहाँ विनीता जी का भी देखिए, ओ पूजा जी। और यहाँ पे देखिए आरती पांडे जी का देखा, मुझे पता चल गया था। और यहाँ पे देखिए पूजा जी का अच्छी क्लास, थैंक यू। और विनीता जी
यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूजा जी का 10वीं का पहला मणिपुर आया है और आरती जी का भी यहाँ पे पहला आया है। हम सबको बारे में पता रहता है, ओके, पता रहता है, सबको पता रहता है क्योंकि रेगुलर क्लास में सभी लोगों का। यहाँ पे देखिए रियाज जी का भी आ गया है, लिखा मैंने भी पर नेट नहीं चला है, कोई बात नहीं, फिर से क्लास देख लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन, यहाँ पे असम क्लास, थैंक यू आपको। रिया जी का आज ओनली ट्रिक, जी ट्रिक चला था, उसके साथ प्रश्न भी चले थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। रिया जी का मेरा नेट बहुत यहाँ पे स्लो था, कोई बात नहीं, नेट सही करके फिर से देख सकती हैं। वैष्णव जी का यहाँ पे 10वीं का पहला आया है जो कि राइट आंसर था मणिपुर। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे पूजा जी का मणिपुर आया है जो कि राइट आंसर है। वंदना जी का भी आया है 10 का पहला मणिपुर। रिया जी का भी मैन मणिपुर आया है जो कि राइट आंसर भी इनका देखिए आ गया है, राइट आंसर है। आरती जी का भी पहला आया है मणिपुर। यहाँ पे श्वेता जी का भी 10वीं का पहला आया है जो कि मणिपुर है, जो कि एकदम राइट, बहुत ही अच्छी तरीके से प्रश्नों को सॉल्व किया। सुपर क्लास सर जी, थैंक यू। आप लोग जिस प्रकार से पढ़ना चाहे उसे ही पढ़ाया जाएगा, लेकिन आप लोग अच्छे से नोट्स भी तैयार करते जाइए। आफ्ताब अहमद जी का भी देखिए 10वीं का पहला आया है मणिपुर जो कि राइट आंसर है। और यहाँ पे देखिए थैंक यू, यहाँ पे सो मच सर। मैं एक बात देखिए, उस पर हम लोग बात नहीं कर सकते क्योंकि अगर छोटी यहाँ पे चैनल है, बंद भी हो सकता है क्योंकि सख्त आदेश है कि उसके परिवार के किसी भी सदस्य का नाम नहीं लेना है, उजागर नहीं करना है। इससे क्या होगी कि जो तो हुआ, लेकिन अधिक नाम लेंगे उनका तो क्या होगा कि थोड़ा सा कठिनाई भी हो सकती है, हमें तो ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे चैनल बंद भी हो सकता है। तो सॉरी इसके लिए कि बात नहीं कर पाएँ। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं। आज की क्लास बहुत ही अच्छी, बेसब्री, थैंक यू। रोज़ क्लास लीजिए आप लोग। और यहाँ पे देखिए इनका भी, गुलशन जी का भी आ गया यहाँ पे 10वीं का पहला मणिपुर जो कि राइट आंसर है। पिंकी जी का भी आ गया 10वीं का पहला। शाहजान मलिक जी का भी यहाँ पे 10वीं का पहला आ गया जो कि राइट आंसर है। यहाँ पे गुलशन जी का भी आया 10 का पहला और यहाँ पे पिंकी जी का भी 10 का पहला। और यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे देखिए विनीता जी कुमारी जी का भी आ गया यहाँ पे 10 का पहला जो कि मणिपुर है, ठीक है, मणिपुर है जो कि राइट आंसर भी है। और आज 10 में 10 सही हुए, थैंक यू। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने प्रश्नों को सॉल्व किया, आपका 10 के 10 सही हुआ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे देखिए प्रियंका रावत जी का भी देखिए असम क्लास सर जी, थैंक यू। आपकी क्लास अटेंड करिए आप लोग, अच्छे से प्रश्नों को सॉल्व करिए। विजय पांडे जी का भी देखिए यहाँ पे आ गया है 10वीं का पहला जो कि यहाँ पे आ गया है 6 का बी होगा, सी होगा सर, देख लेंगे एक बार। और नीचे उत्तर दिए गए हैं, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से तैयारी करिए सभी लोग क्योंकि पेपर नज़दीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट।